जहाँ वो अपने मास्टर के पास वापस आ चुका था और वो अपने मास्टर को बता देता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। साथ ही साथ वो अपने और लिंजुआन के कनेक्शन के बारे में भी बता देता है, जो सुनकर उसके मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो जानते थे कि जब तक फैंग लिंजुआन के साथ कनेक्ट रहेगा वो अपनी कल्टीवेशन ठीक से जारी नहीं रख पाएगा और इसी वजह से उसकी कल्टीवेशन पर काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो फैंग से कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जल्द ही कोई न कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे हम इस कर्ज को खत्म कर सके। इसकी दूसरी तरफ हमें लिंजुआन दिखाया जाता है जो कि अपनी किस्मत को खोज रहा था। वो कहता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, आखिर मैं अब इस लड़के से अपना पीछा कैसे छुड़वाऊं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसको याद आता है कि ग्रैंड मास्टर जरूर उनको इसके बारे में कुछ न कुछ तो मालूम होगा। वो ये सोचते ही बड़ी तेजी के साथ अभी ग्रैंड मास्टर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी एक थंडर रो बड़ी तेजी के साथ उसे जकड़ कर नीचे की तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से उसका बम बहुत ही जोरों के साथ जमीन पर आकर लगता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसे खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी का फादर है, जो कि लिंजुआन से पूछता है कि बताओ तुम्हें वो पेयरलेस बीट मिला या नहीं, जिस पर लिंजुआन कहता है कि नहीं मिला मुझे वो पेयरलेस बीट। प्लीज डैडी आज के बाद उस आइसलैंड के बारे में मुझसे कोई भी बात ना करना, क्योंकि उसके साथ मेरी काफी ज्यादा दर्दनाक यादें जुड़ी है। ये सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस पेयरलेस बीट को तो वहीं पर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर लिंजुआन उस पेयरलेस बीट को वापस क्यों नहीं लाया। इससे पहले कि वो लिंजुआन से इसके बारे में कुछ भी पूछ पाते, लिंजुआन फौरन ही वहाँ से उड़कर चला गया था और साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, जबकि उसके फादर भी पीछे से आवाज लगाकर कहते हैं कि तुम्हें जरूरी काम जरूर होगा, लेकिन अपनी माँ से जरा बचकर रहना। यहाँ अपने फादर की ये बात पूरी तरह से इग्नोर करके हम देखते हैं कि लिंजुआन अपने ग्रैंड मास्टर के घर आ गया था ताकि वो उनसे इस कर्ज के बारे में बात कर सके। लेकिन वहाँ अच्छे से ढूंढने के बाद उसे मालूम होता है कि उसके ग्रैंड मास्टर तो यहाँ पर मौजूद नहीं। साथ ही साथ ढूंढते ढूंढते वहाँ पर उसे शराब का एक ड्रम मिल गया था। शराब के इस ड्रम से काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंजुआन उसे पूरा की पूरा निगल जाता है और उसे निगलने के बाद वो नशे में कहता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार था। नशे की हालत में झूलता हुआ कहता है कि फैंग से मिलने के बाद ये पहली अच्छी चीज है जो कि मेरी जिंदगी में आई, जबकि दूसरी तरफ फैंग भी ये सारी बातें सुन पा रहा था। वो कहता है कि ये बेवकूफ कभी नहीं सुधर सकता, मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर मैं इसके साथ कनेक्ट रहूंगा तो ये मेरी कल्टीवेशन पर काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये सुनकर लिंजुआन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मैं अपने ग्रैंड मास्टर के पास आया हूँ ताकि वो जल्द से जल्द इस कर्ज को ब्रेक कर सके। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का, इसलिए अगर तुम्हें भी कोई रास्ता मिले इस कर्ज को ब्रेक करने का तो जल्द से जल्द मुझे बता देना। इस पर फैंग कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात होगी कि अगर तुम्हारे ग्रेट एल्डर्स के पास इस कर्ज को तोड़ने का कोई रास्ता मौजूद हो। वो भी लिंजुआन से यहाँ पर बात कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कि कहता है कि ब्रदर फैंग आप वापस आ गए। फैंग उसे देखकर खुशी के साथ कहता है कि लुंगजियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। यहाँ इस बच्चे की आवाज को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद जरूर इस बच्चे को कोई न कोई बीमारी होगी, क्योंकि इसकी आवाज काफी ज्यादा धीमी और कमजोर लग रही थी। इसके अलावा फैंग भी उससे काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि फैंग उसे देखकर काफी ज्यादा दुखी महसूस कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुंगजियान अभी हंसते मुस्कुराते वापस अपने घर की तरफ भागने ही वाला था कि तभी वो बीच रास्ते में बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जबकि फैंग वहीं पर खड़ा ये सब देख रहा था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर लिंजुआन पर आ जाता है, जिसने अपने ग्रैंड मास्टर की सारी शराब पी ली थी। उसके ग्रैंड मास्टर ये सब जैसे ही देखते हैं उनके गुस्से का ठिकाना ही मौजूद नहीं था। वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लिंजुआन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लिंजुआन खुद को बचाने के लिए कहता है कि ग्रैंड मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, ये शराब मैंने जानबूझकर नहीं पी, बल्कि मुझे एक कर्ज हो चुका है जो मुझसे ये सब करवा रहा था। वरना तो आप जानते ही है कि मैं कितना ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ, मैं कभी भी आपके यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता। ये सुनकर उसके ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुमने बेवकूफ किसको समझा है, मैं दुनिया में सिर्फ 3 चीजों से बचने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 चोरों से, नंबर 2 आग से और नंबर 3 एक ऐसे बच्चे से जो कि पूरी तरह से गधा और बेवकूफ है और उसका नाम है लिंजुआन। और ये कहते हुए वो दोबारा से लिंजुआन पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन लिंजुआन कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे एक कर्ज हो चुका है। लिंजुआन की ये बातें सुनने के बाद अब ग्रैंड मास्टर के पास और कोई रास्ता मौजूद नहीं था, इसलिए वो अपनी ची एनर्जी से लिंजुआन को चेक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ लिंजुआन को चेक करते हुए हम देखते हैं कि उसके मास्टर काफी ज्यादा खामोश दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लिंजुआन उन्हें परेशान करते हुए कहता है कि आपको वो कर्ज दिखा, आपको मालूम हुआ कि उस कर्ज को कैसे तोड़ना है, जल्दी बताओ मुझसे रहा नहीं जा रहा। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहते हैं कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, तुम्हें कोई कर्ज नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी एलिमेंटल पावर बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो उसे गुस्से के साथ बाहर की तरफ फेंक देते हैं। बाहर की तरफ गिरने के बाद लिंजुआन को रोना आ रहा था। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूंगा, आखिर मैं इस कर्ज से खुद का पीछा कैसे छुड़वाऊं, क्योंकि अब तो ग्रैंड एल्डर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो भी इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ कहता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई। ये सुनकर लिंजुआन फौरन बेचैनी के साथ उससे पूछता है कि बताओ क्या हुआ, जिस पर वो आदमी कहता है कि महारानी साहिबा आपको बुला रही है। ये सुनते हम देखते हैं कि लिंजुआन
फौरन से अपने स्पिरिचुअल विंग्स निकालकर वहाँ से महल की तरफ रवाना हो गया था। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो कि उस बच्चे को उसके घर ले आया था और वहाँ पर उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो फेंग से कहती है कि ये तो तुम्हारी मेहरबानी है जो आज तक लोंगजियान जिंदा है, नहीं तो ये तो कब का मर चुका होता। हम नहीं जानते कि इसकी ये बीमारी कब खत्म होगी और ये कल का दिन देख भी पाएगा या नहीं, पर फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने हमारी काफी सारी मदद की है। ये सुनकर फेंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो कहता है कि लोंगजियान काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मैं इसे यूं मरने नहीं दे सकता। और ये कहते हुए फेंग वहाँ से जाने लगा था ताकि वो एक लाइफ सस्टेनिंग फ्रूट को खरीद कर लोंगजियान के लिए ला सके। यहाँ लोंगजियान की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि वो फ्रूट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर तुम उसे यूं ही खरीद कर लाते रहे तो तुम काफी ज्यादा गरीब हो जाओगे और हो सकता है कि तुम्हें पैसों के लिए अगले कई सालों तक गुलामी करनी पड़े, जो बात मैं नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें वो फ्रूट लाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ फेंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फेंग के हाथ में एक बॉक्स